गो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके, तो गाइस आज का क्लास में हम जो जो पढ़ेंगे, आज का क्लास में हम जो जो पढ़ने वाले हैं, पहले वो बता देता हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि हम आगे आगे क्या क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है। पहला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज इक्वल टू जीरो, इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसका प्रूफ किए थे क्या कोई क्लास में? स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जीरो प्रूफ किए थे क्या इसका? नो सर। नो। अच्छा, नो तो सर। तो आज हम इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है। ओके। और क्या क्या करेंगे बेटा, उसको लेकर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर का डिटरमिनेंट जीरो होता है। 1 मार्क का क्वेश्चन के लिए कुछ दे देगा तो हमें डायरेक्ट हम डिटरमिनेंट जीरो बोल देंगे। अ, उसके बाद हम बेटा देखेंगे फैक्टर थ्योरम ऑफ डिटर्मिनेंट्स। और उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जिसमें हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y2। एक ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस आपको दिया गया होगा, और उस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना होगा, और उसको आप डिटरमिनेंट मेथड में निकालोगे। तो ये सारी चीजें आज का क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और उसके बाद हम कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि 3 पॉइंट कोलिनियर है, उसको डिटरमिनेंट मेथड में कैसे हम मतलब प्रूव करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला बात है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज इक्वल टू जीरो। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, मतलब उसका ऑर्डर अगर ऑड हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 by 3 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, 5 by 5 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, 7 by 7 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आता है, और इसको हम प्रूव भी करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल बेटा सबको याद होना चाहिए, एक स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स किसको बोला जाता है बेटे? अगर एक स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होता है तो उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस से आता है ना, एक माइनस है। ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस से आता है। इतना तक सबका क्लियर है? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यस सर। उसके नेगेटिव के साथ इक्वल होता है, ये है उसका फॉर्मूला। तो लेट लेट ए बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। मानो एक एन ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है ना? ठीक है। ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा बेटे? माइनस से आएगा। ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा बेटे? माइनस से आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो दोनों साइड में हम डिटर्मिनेंट लेते हैं ना, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स। बेटे ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या होगा बेटे? माइनस ए का डिटर्मिनेंट ना, दोनों साइड में मैंने डिटर्मिनेंट लिया। ठीक है कि नहीं? अच्छा, बेटे आपको प्रॉपर्टी तो याद होगा, पहला प्रॉपर्टी कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है, तो याद होगा किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एंड उसका ट्रांसपोज का यस सर। डिटर्मिनेंट दोनों इक्वल होते हैं। तो बेटा ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जो है, ए का डिटर्मिनेंट भी वही है कि नहीं? तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया, ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट को रिप्लेस करके ए का डिटर्मिनेंट लिख दिया। अच्छा, इसका क्या करें भाई? ये फॉर्मूला याद होगा, मैट्रिक्स ए के साथ अगर एक स्केलर के मल्टीप्लाई हुआ है और उसका अगर डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है बेटे? के टू दी पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला तो पढ़े हो है ना, इसका प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ पर बेटे जब माइनस है लिखते हैं, माइनस है मैट्रिक्स में, मतलब स्केलर क्या मल्टीप्लाई हुआ है? -1 मल्टीप्लाई हुआ है ना, माइनस ए का -1। मतलब है -1 इंटू ए, है ना, मतलब के है -1, है ना। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कि नहीं? यहाँ पर माइनस ए का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू, बेटे इसमें जो स्केलर मल्टीप्लाई हुआ है वो है -1, है ना। तो फॉर्मूला क्या है बेटे? के टू दी पावर एन, मतलब यहाँ पर स्केलर क्या है बेटे? -1, तो -1 टू दी पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो सबको समझ में आया, ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ। ओके। यस सर। अच्छा, तो क्या निकल के आया बेटे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1 टू दी पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इमेजिन करो एन एक ऑड नंबर, ठीक है ना, इफ एन इज ऑड, इफ एन इज ऑड। अच्छा, -1 टू एन क्या होगा अगर एन ऑड होगा तो? -1 टू ऑड नंबर क्या आता है? -1 आता है ना, -1। -1 टू ऑड नंबर -1 आता है। तो अगर बेटे एन ऑड हुआ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू -1 टू दी पावर एन क्या है? माइनस, क्योंकि
एन ऑड तो -1 टू दी पर एन क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। और बेटे इसको अगर लेफ्ट साइड में ले आए तो 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 2 को दोनों साइड में डिवाइड कर दो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, 0 आ गया। देख रहे हो कि नहीं। तो प्रूव हो गया, साबित हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं आया? फ्रैंकली टेल मी, Yes, sir. टेल Understood. मी Yes, sir. व्हाट अबाउट द रेस्ट? हाँ, व्हाट अबाउट द रेस्ट? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. हाँ हाँ, ओके ठीक है। ओके, अगर नहीं समझ में आता है तो यू विल हैव टू आस्क। मैं मुझे मुझे पता नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो यू हैव टू आस्क। ओके ठीक है, चलो। तो एक स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 0 आता है, प्रूफ हो गया। अच्छा, तो चलो बेटा उसको लेके कुछ 1 मार्क का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। 1 मार्क का क्वेश्चन तो एग्जाम में कुछ 1 मार्क का क्वेश्चन दे सकता है कि आपको एक ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पूछा होगा। तो आप, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अगर इसको एक्सपांड करके करते हो, आप यू विल गेट द करेक्ट आंसर, नो प्रॉब्लम। एक्सपांड करके करने से भी सही आंसर मिलेगा। लेकिन सवाल 1 मार्क का है, और अगर आपको ये वाला प्रॉपर्टी पता है, ये वाला अगर चीज पता है, तो आप डायरेक्ट उसका डिटरमिनेंट आप 1 मार्क के लिए बिना कैलकुलेशन के निकाल सकते हो। देखो बेटे, अच्छा ये जो डिटरमिनेंट दे रखा है, ये जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, वो मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, आप चेक करो। बेटा स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स कैसे पहचानते हैं? पहले तो उसका डायगोनल के डायगोनल सारे माइनस एलिमेंट 0 होना चाहिए। देखो बेटे, पहला 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 स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का पहला प्रॉपर, पहला मतलब पहचानोगे कैसे बेटे? डायगोनल के सारे एलिमेंट पहले तो 0 होने चाहिए, देख रहे हो। दूसरा क्या है बेटे, डायगोनल के दोनों तरफ देखो बेटे, एक मतलब जो एलिमेंट होंगे वो एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए। देखो बेटे, ए माइनस ए देख रहे हो, बी माइनस बी देख रहे हो, Yes, sir. सी माइनस सी देख रहे हो। बस दोबारा बोलता हूँ, डायगोनल वाले एलिमेंट 0 होने चाहिए, उसके साथ साथ डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए। ए माइनस ए, बी माइनस बी, सी माइनस सी। तो ये मुझे पता चल गया कि दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर क्या है भाई, ये 3 by 3 का है ना, तो इसका ऑर्डर क्या है, 3 है, जो कि ऑड नंबर है। तो ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आता है, 0। अच्छा रिकॉल करवा देता हूँ, ये सवाल एग्जाम में आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे कि प्रूव दैट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, तो आपको याद होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर का डिटरमिनेंट 0 के लिए मैंने आपको बताया था स्टेप्स क्या क्या करना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो पहले क्या करना होता है बेटे, हर एक रो या फिर ईच कॉलम से -1 कॉमन लेना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ईच कॉलम से लेते हो कि ईच रो से लेते हो। तो ईच रो से आप -1 कॉमन लेते हो, तो 3 - 1 आएगा, मतलब -1⁻3। और ये 0 माइनस ए और ये बी हो जाएगा, ए 0 ये माइनस सी हो जाएगा, माइनस बी सी ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में, अरे याद है ना चीजें, नेक्स्ट स्टेप में ये जो Yes, चेंज sir. होके जो मैट्रिक्स होगा, इसका डिटरमिनेंट और इसका ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होता है, तो रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करना होता है, ठीक है। बाकी आगे आप जानते हो, ऐसे सवाल बहुत सारे कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये स्क्यू सिमेट्री है कि नहीं, देखो डायगोनल एलिमेंट सबके सब 0, Yes, sir. Yes, sir. It says choose me. डायगोनल के दोनों तरफ देखो बेटे, ए माइनस बी, बी माइनस है, बेटे एक दूसरे का नेगेटिव है कि नहीं, ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस और बी माइनस है कि नहीं, सी माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी, सी माइनस है, इतना होगा रे डिटर्मिनेंट। क्यों? 0. हाँ क्यों, एक तो So ये स्क्यू, 3. हाँ Order 3 है. हाँ, एक तो स्क्यू सिमेट्रिक है, दूसरा इसका ऑर्डर क्या आता है बेटे, 3, जो कि एक ऑड नंबर है ना। अच्छा
उसके बाद इसको देखो बेटे, 0 0 0, 5 - 5, 2 - 2, 0 0। भाई 0 0 तो एक दूसरे का नेगेटिव होता है ना, -0 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, इज इट? तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगी नहीं, तो डिटरमिनेंट क्या आएगा बेटा इसका? 0 है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर का डिटरमिनेंट 0 होता है। ध्यान रखो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर का डिटरमिनेंट 0 होता है, खाली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है, ऑड ऑर्डर है ना। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट पर देखो बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर में और मे नॉट बी इक्वल टू 0। इवन ऑर्डर का अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लेते हैं तो उसका डिटरमिनेंट 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। लेकिन ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो तो डिटरमिनेंट डायरेक्टली इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया? ओके, Yes, sir. ओके। ये एक न्यू बात पढ़ेंगे बेटा, फैक्टर थ्योरम। एक्चुअली जो फैक्टर थ्योरम अभी पढ़ेंगे, मैं इसके ऊपर ज़्यादा एलाबोरेशन नहीं करूंगा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बाहर में है, दूसरे बुक्स में है, तो फैक्टर थ्योरम बता दूंगा। लेकिन आपको ये समझना होगा, इसको लेके ज़्यादा बहुत सारे सवाल भी नहीं करेंगे, बस आपको खाली एक एग्जाम्पल दूंगा फैक्टर थ्योरम का, ठीक है ना। पूरा 9th क्लास का जो पॉलिनोमियल वाला फैक्टर थ्योरम था, अगर आप सोचो तो बिल्कुल वही है, ठीक है ना। लेकिन जितना चाहिए उतना आप बस समझ लो, ठीक है ना। फैक्टर थ्योरम क्या होता है बेटा, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। बेटा ये एक डिटरमिनेंट आप देख रहे हो, दिस इज अ डिटरमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू x1 1 x, दिस इज अ डिटरमिनेंट 2/2 का डिटरमिनेंट। अच्छा, ये डिटरमिनेंट में x के जगह आप जरा 1 पुट करके देखो क्या होता है। नाउ फॉर x इज इक्वल टू 1, फॉर 0 x इज इक्वल टू 1, डेल्टा इज इक्वल टू, बेटा x के जगह 1 1 पुट करो, डिटरमिनेंट क्या होगा बेटा? 0 0 होगा। हो जाएगा। 0 हो जाएगा, देखो 1 - 1 0। अच्छा, तो ये डिटरमिनेंट में x के जगह जब मैंने 1 पुट किया तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया है ना। तो मैं बोलूंगा कि 1 इज ए रूट ऑफ दिस डिटरमिनेंट। मेरा बात समझ रहे हो? मैं क्या बोलूंगा? 1 इज ए रूट ऑफ दिस डिटरमिनेंट। और क्या बोलूंगा ना, x - 1 है ना, x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस डिटरमिनेंट। मेरा बात समझ रहे हो? ठीक है, जैसे पॉलिनोमियल में होता था। डिटरमिनेंट में मैंने x की जगह 1 पुट किया, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, तो मैं क्या बोलूंगा बेटे? x इक्वल टू 1 डाले तो 0 आया ना डिटरमिनेंट, तो x - 1 इसका एक फैक्टर होगा, है ना। क्या होगा? इसका एक फैक्टर होगा। और 1 क्या होगा बेटे? डिटरमिनेंट का रूट होगा। अच्छा, अब बेटे इस डिटरमिनेंट में x की जगह -1 डाल के देखो क्या होता है। इसी डिटरमिनेंट में x की जगह -1 डाल के देखो, -1 हाँ, डिटरमिनेंट क्या होगा? वही 0 आ जाएगा ना, वही 0 आएगा। तो बेटे -1 भी इस डिटरमिनेंट का एक रूट है। मेरे बात समझ रहे हो? -1 भी डिटरमिनेंट का एक रूट है। अच्छा, तो बेटा देखो, ये -1 को इस साइड में ले आओ, x+1 क्या होगा? इस डिटरमिनेंट का एक फैक्टर हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? डिटरमिनेंट का फैक्टर क्या मिलेगा बेटे? यस सर। x+1। स्कूल में था ना 9th क्लास में पॉलिनोमियल में, कि अगर एक पॉलिनोमियल में x की यस सर। जगह a डालने से फॉर अगर व्हाट वैल्यू पॉलिनोमियल, ऑफ x द हाँ, पॉलिनोमियल बिकम्स 0। अगर पॉलिनोमियल में x का जगह सपोज f(x) एक पॉलिनोमियल है, सपोज पॉलिनोमियल में आप x की जगह a डाले तो अगर 0 हो गया तो x माइनस है उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर था ना यार, याद है ना? हेलो, हाँ, यस सर। ओके। तो अच्छा देखो, तो क्या मिला हमें बेटे? x - 1 x+1 इस पॉलिनोमियल, मतलब इस डिटरमिनेंट का दो फैक्टर। जरा ये डिटरमिनेंट आप कैलकुलेट करके देखो क्या आता है। जरा देखो, x1 1x, यही तो था ना डिटरमिनेंट। निकालो बेटे क्या होगा? x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 1, मतलब x² - 1। x² - 1। फैक्टराइज करो क्या होता है? x+1 इंटू x माइनस 1। तो डिटरमिनेंट का दो फैक्टर देख पा रहे हो, x+1 एक है, x - 1 और एक है, देख रहे हो दोनों फैक्टर? अबे देख रहे यस हो? सर। हाँ, यस सर। Yes, sir. वही तो मैं बोल रहा था, x - 1 इज ए फैक्टर एंड x+1 इज ऑल्सो फैक्टर। अरे समझ रहे हो? अच्छा, तो तो बात ये है कि एक डिटरमिनेंट मेरे पास होगा और उसके जो एलिमेंट है, मानो वो मैं पढ़ देता हूँ पहले। कंसीडर ए डिटरमिनेंट whose each element
इज अ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। एक डिटर्मिनेंट का अगर हर एक एलिमेंट एक एक्स का एक पॉलिनोमियल है, जैसे बेटे देखो ये डिटर्मिनेंट में चारों के चारों एलिमेंट है एक्स का पॉलिनोमियल है। अबे वन भी एक पॉलिनोमियल है एक्स का, कांस्टेंट पॉलिनोमियल याद है ना भाई, वन भी पॉलिनोमियल होता है। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो डिटर्मिनेंट का ईच एलिमेंट अगर वो एक्स का एक पॉलिनोमियल है एंड इफ फॉर एक्स इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, बट अगर वो डिटर्मिनेंट में एक्स का जगह ए पुट करने से अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है, then x minus a is a factor of that determinant and a is a root of that determinant. I hope आपको समझ में आ गया। आगे प्रोसीड करें। ओके Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ओके ओके ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन देखो भाई, ठीक है। अच्छा, एवरीबॉडी पेइंग अटेंशन नाउ। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटे, डिटर्मिनेंट का जो एप्लीकेशन होता है, पहला एप्लीकेशन होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, ठीक है ना। देखो बेटे, अगर मुझे ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, एक ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तीनों वर्टिसेस मुझे गिवन है और मैं ये ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहता हूँ। 11th क्लास में डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़े थे। 11th क्लास का फॉर्मूला क्या था बेटे, अगर एक ट्रायंगल है जिसका तीनों वर्टिसेस ये है, तो ट्रायंगल के एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था बेटा, हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ x1 इंटू X1 y2 into माइनस, Y2. बस ये फॉर्मूला याद आ रहा है सबको। x1 इंटू y2 Yes, माइनस sir. y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये 11th क्लास का फॉर्मूला है, ठीक है। अभी देखो बेटे, अभी 12th क्लास में हम क्या करेंगे, कैसे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। पहले तो ये डिटर्मिनेंट जरा देखो, ये डिटर्मिनेंट अगर मुझे ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस से x1 y1 x2 y2 x3 y3 दे रखा है, तो मैं उसका एरिया कैसे निकालूंगा। पहले तो मैं ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूंगा, और डिटर्मिनेंट क्या है बेटे, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू ये वाला डिटर्मिनेंट। पहले इसको कैलकुलेट करूंगा और ये डिटर्मिनेंट बहुत इजीली याद रह जाएगा बेटे को। तीनों पॉइंट्स क्या क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इसका जो पहला कॉलम है x1 x2 x3, दूसरा कॉलम है y1 y2 y3 और तीसरा कॉलम है 1 1 1, ठीक है। याद रह जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। x1 x2 x3 क्या है बेटा, तीनों पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट्स, y1 y2 y3 क्या है, तीनों पॉइंट का कॉरिस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट्स। तो पहले आपको ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल के एरिया इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉडुलस। -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है बेटा, -5 का मॉड 5 है ना। 5. तो किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब उसका मॉडुलस, ठीक है ना। तो ये जो डिटर्मिनेंट आप निकाले ना बेटे, वो डिटर्मिनेंट का खाली एब्सोल्यूट वैल्यू ले जाओ, दैट इज द एरिया ऑफ योर ट्रायंगल, दैट इज द एरिया ऑफ योर ट्रायंगल। क्लियर और नॉट। दोबारा बोलता हूँ, ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस आपको दिए गए होंगे, तो उसका एरिया निकालना है। पहले आपको क्या करना है, ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हाफ इनटू दिस डिटर्मिनेंट, ये कैलकुलेट करना है, पहले ये कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करने के बाद एरिया क्या होगा बेटे, इसी डिटर्मिनेंट का मॉडुलस, ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। क्योंकि डिटर्मिनेंट तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, और एरिया तो नेगेटिव नहीं होता है ना, तो लास्ट को उसका मॉडुलस लेते हैं। क्लियर है ना। Yes, sir. अच्छा Yes, बेटा, sir. अगर आप ये सोचो, तो बेटा देखो, इसको आप अगर एक्सपांड करो तो ये आपका 12th 11th का चीज ही आ जाएगा। अगर आप इसको एक्सपांड करो, तो बेटा एक्सपांड करने के लिए मैं कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम के अलग पर एक्सपांड कर सकता हूँ, राइट, मेरा मर्जी, सेम डिटरमिनेंट आएगा। तो मानो मैं फर्स्ट कॉलम के अलग पर एक्सपांड करता हूँ, प्लस माइनस प्लस, देख रहे हो। अभी देखो, फर्स्ट कॉलम के अलग पर अगर एक्सपांड करते हैं बेटे, तो पहले प्लस x1 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, ये डिटरमिनेंट है ना, y2 X1 माइनस, into Y2 minus Y3. हाँ देख रहे हो सब। Yes, sir. फिर ये -x2 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो बेटे, Y1 minus Y2 Y3. y1 माइनस y3, Y3 minus Y1.
नहीं, पहले y1 माइनस y3 हो रहा है ना, देखो x2 का रो कॉलम डिलीट करो, y1 माइनस y3, है कि नहीं, प्लस ये बेटा x3 है इनटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, आपका आ जाएगा y1 माइनस y2, y1 minus y2 y2 बस। दिस डिटर्मिनेंट, इसको जब एक्सपांड किया ये आया और उसके बाहर एक हाफ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है ना। तो पहले हमें ये कैलकुलेट करना है, पहले हमें ये चीज जो है ये उसको एक्सपांड करने से ये आता है, पहले हमें ये कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद क्या करना है बेटा, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, मतलब मॉडुलस लेना है। अच्छा, मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस मतलब बेटा हाफ इंटू दिस थिंग का मॉडुलस, बेटा हाफ का मॉडुलस तो 1, हाफ का मॉडुलस तो हाफ ही रहेगा, है ना, बाकी हाफ इंटू दिस थिंग का मॉडुलस। और यही तो था ना आपका 11th का एरिया का फॉर्मूला, यही तो था ना आपका, yes sir यही तो था एरिया का ये फॉर्मूला। यस सर। बस, तो कुछ नया चीज हमने लिखे क्या, कुछ नया चीज लिख लिया क्या डिटरमिनेंट एरिया का फॉर्मूला, no sir वही चीज है ना, बस सर उसको। हाँ सर এই যে ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ସାଇନ କହିଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍, ସାର୍ ସେଇଟା କେମିତି ବାହାର କରାଯିବ ସେଇଟା ଟିକେ କହିବେ। अच्छा, देखो बेटे ये जो एलिमेंट है x1 है ना, ये वाला, इसका रो एंड कॉलम क्या है बेटे, इसका रो कॉलम दोनों क्या है बताओ, 1 1 है ना। 1 1 वन एंड वन। तो बेटे दोनों इसका रो कॉलम दोनों को ऐड करो, क्या होता है 2 2, even number 2 positive इवन है ना, तो इवन मतलब प्लस दोगे, इवन मतलब प्लस, ठीक है ना। अच्छा, इसका रो कॉलम बताओ क्या होगा, इसका रो कॉलम x2 2 का, 1 2 3 plus 1 3 हाँ, odd even 2 1 को ऐड करो क्या होता है 3, 3 इज एन ऑड नंबर, ठीक है ना, तो उसके आगे माइनस रहेगा। तो अगर रो कॉलम को ऐड करने से अगर इवन आता है तो उसके आगे प्लस देते हैं, रो कॉलम को ऐड करने से अगर ऑड आता है तो उसके आगे माइनस, क्लियर है ना। minus और एक बार बस ये प्लस पता कर दिए ना, तो ये दोनों का निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, प्लस इसका प्लस पता चल गया, थोड़ा अल्टरनेटली, ये प्लस है ना तो अल्टरनेटली माइनस प्लस देते चलो, ठीक है ना, ये प्लस है तो अल्टरनेटली माइनस प्लस, ये प्लस है ना, ये प्लस अगर फर्स्ट रो के अलग पर करते हो तो अल्टरनेटली माइनस प्लस, ठीक है ना, समझ जाओ, आगे चले। अच्छा, यहाँ पर माइनस है तो अल्टरनेटली ऑब्वियसली इधर प्लस होगा और इधर माइनस होगा, है ना, अल्टरनेटली आना है। आगे चले। yes sir यस यस। अब बेटे देखो एक एग्जाम्पल करते हैं, उसको लेके एग्जाम्पल करते हैं। बेटे ये एक ट्रायंगल है और उसका तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं, -2 -3 3 2 -1 -8, और इसका एरिया निकालने के लिए पूछा है और बोला है कि यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड, यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड, ठीक है। अच्छा, तो बेटे बहुत सिंपल है, जो स्टेप बोला था अभी, क्या स्टेप, पहला स्टेप क्या है बेटे, ये निकालना, पहले ये निकालना है ना, ये निकालना, तो वो डिटरमिनेंट पहले निकाले, तो डेल्टा इज इक्वल टू बेटे हाफ इंटू, हाँ यहाँ पर क्या था बेटे x1 x2 x3 था ना, x1 x2 x3 था, मतलब -2 3 -1 है ना, -2 3 -1। यहाँ पर क्या था बेटे y1 y2 y3 था, है ना, -3 2 -8, देख रहे हो ना, तीनों का y4, yes sir और यहाँ पर 1 1 1 था, है ना, 1 1 1 था। तो पहले आपको ये कैलकुलेट करना होगा, चलो कैलकुलेट करते हैं। तो क्या हुआ, बाहर तो हाफ है उसको रख रहा हूँ, फर्स्ट रो के अलग पर मैंने किया, तो इधर क्या दूंगा, प्लस दूंगा, क्यों दूंगा, रो कॉलम ऐड करने से इवन होता है ना, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेटली माइनस प्लस। अच्छा, तो प्लस -2 कितना है था, -2 है ना, -2 इंटू, बेटा -2 का रो कॉलम डिलीट करो, 2 2 माइनस minus -8 minus 8 -8 मतलब +8 है ना, आगे फिर बेटा देखो माइनस और ये -3 मतलब क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा ना, +3 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो बेटे, 3 -1 तो 3 +1 है ना। अच्छा, फिर ये +1 उसका रो कॉलम डिलीट करो बेटे, रो कॉलम डिलीट करो, -24 -2 मतलब -24 +2, ठीक है ना। अच्छा, तो बेटे इसको कैलकुलेट करने से क्या आ जाएगा, देखो बेटे आपका आएगा आंसर -15, क्या आएगा आंसर -15, ठीक है। लेकिन लास्ट को एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ये जो निकला है ना, ये जो नंबर निकला है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये, तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा -15 का एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉडुलस क्या हो जाएगा बेटा 15, तो एरिया क्या होगा इस ट्रायंगल का 15 स्क्वायर यूनिट, मेरे बात समझ रहे हो, एरिया क्या आ जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट। कर लोगे, बहुत इजी सवाल है। अरे yes sir
ओके। Yes, sir. तो फॉर्मूला खाली अदर अदर को x1 x2 x3 तो तीनों का x कोऑर्डिनेट, y1 y2 y3 तीनों का कॉरिस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट और 1 1 1, ठीक है ना। और बाहर हाफ हाफ देना मत भूलना, आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको एरिया निकालना होता है। अच्छा हाँ, ध्यान रखो बेटे, आप में से बहुत सारों का ये मिस्टेक हो रहा होगा में भी, क्योंकि बहुत सारे तो पढ़ नहीं रहे हो, पता चल गया। तो दोबारा बोल देता हूँ कि बेटे ये जो प्लस माइनस प्लस हम देने के बाद जो इसको लिखते हैं ना एक्सपेंड करते वक्त, बेटे देखो ये 2 के आगे पहले से ही माइनस है, प्लस माइनस 2 ये मिलके क्या हो जाएगा बेटा -2, है ना। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पर हमने माइनस दे रहे हैं लेकिन इसके आगे 3 के आगे पहले से माइनस था, है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, है ना, +3। और इधर तो +1। समझ रहे हो कि नहीं मेरा बात। अच्छा आगे चलते हैं। Yes, यस sir. सर, यस सर। ओके, तो ये डिस्कस करेंगे अभी कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। रिकॉल करो 3 पॉइंट कोलिनियर होने का क्या मतलब, क्या होता है। All are तीनों in one line. तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हो, Triangle 0. तीनों, यस, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। वो तो बाद में, लेकिन पहले फंडामेंटल मतलब क्या होता है बेटे कि तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर होते हैं ना, द So 3 3 पॉइंट points are in one line. इन वन लाइन, तो हम बोलते हैं कि दे आर कोलिनियर। अच्छा, अगर 3 पॉइंट अगर एक लाइन पे होते हैं तो वो तीनों को लेके जो ट्रायंगल बनेगा उसके एरिया क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जरा सोचो, 0. जरा Yes, सोचो, sir. 3 पॉइंट एक लाइन पर है, पी क्यू आर। तो पी क्यू आर को लेके अगर ट्रायंगल बनाओ, पी क्यू आर ट्रायंगल, उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा ना, उसका एरिया 0 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, 11th में पढ़े थे बस। तो वही चीज मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ध्यान दो, वही चीज लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ ना, 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 are collinear if and only if area of the triangle formed by them equals 0। मेरा बात समझ रहे हो। अच्छा तो इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब these 3 points are collinear if area of the triangle is equal to 0। अच्छा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 मतलब सीधा सीधा मतलब है बेटा, अगर ये डिटर्मिनेंट जो हम कैलकुलेट कर रहे थे ना, अगर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाता है तो एरिया 0 आ जाएगा ना। अरे देखो, अगर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है तो एरिया क्या होगा, इसी का मॉड है ना, 0 का मॉड तो 0 होता है ना, तो एरिया 0 आ गया। तो सिंपल सा बात है, अगर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया तो इसका मतलब आपका एरिया 0 आ गया है कि नहीं, क्योंकि आपका एरिया क्या है फाइनली, इसका इसका मॉडुलस। ये जो भी डिटर्मिनेंट आएगा आपका एरिया क्या है बेटा, उसका मॉडुलस है ना, उसका मॉडुलस। अभी अगर ये नंबर 0 आता है तो 0 का मॉड तो ही 0 होता है ना, और कोई नंबर का मॉड 0 होता है क्या भाई, 0 का No, sir. मॉडुलस ही 0 होता है। ओके, तो एरिया को 0 होने के लिए ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू को 0 होना पड़ेगा। अच्छा बेटे, तो ये जो 1/2 लिखा है, ये 2 को लेके क्रॉस करके 0 के साथ, क्योंकि देखो 1/2 मल्टीप्लाई हुआ है ना डिटर्मिनेंट के साथ, ये 2 को लेकर 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो डायरेक्ट बस ये डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। मेरा बात समझ रहे हो। तो अगर बेटे ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया तो क्या प्रूव हो गया कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीनों पॉइंट कोलिनियर है। क्लियर और नॉट। यस सर। Yes, sir. ओके ठीक है, आगे Yes, चलें। sir. ओके, इसको लेके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। सवाल है बेटा एग्जाम्पल 3 एनसीईआरटी का। सो यूजिंग डिटर्मिनेंट्स दैट 3 पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। डिटर्मिनेंट इस्तेमाल करके बताओ ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो बेटे सीधा सीधा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो बेटे देखो, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, इसको चेक करना चाहते हो तो बस आपको ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 दिखाना होगा, ठीक है ना। ये डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो बेटे तीनों पॉइंट कोलिनियर, ठीक है ना, ये डिटर्मिनेंट बस। तो वही करते, मतलब x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे, अगर ये 0 तो कोलिनियर। चेक करो, x1 x2 x3 है ना, x1 x2 x3 मतलब -1 5 8 है ना, y1 y2 y3 -1 7 11 1 1 1, ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, आपका आंसर 0 आएगा। 0 आया, देयरफॉर दे आर कोलिनियर। क्लियर और नॉट। Yes, यस sir. सर। Yes. वेरी गुड। एग्जाम्पल 4 एनसीईआरटी का बोला कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x
दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, एक्स का कौन सा वैल्यू के लिए ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अरे इससे इजी सवाल हो सकता है क्या? अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो हमें पता है कि ये डिटरमिनेंट 0 होगा, और डिटरमिनेंट क्या है बेटा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, मतलब 2 -3x 2 -3x -1 4 5 -1 4 5 1 1 1, ये डिटरमिनेंट को 0 होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, ये दीज थ्री आर कोलिनियर, तो डिटरमिनेंट को 0 होना चाहिए। तो ये डिटरमिनेंट जब हम एक्सपांड किए इसको तो क्या निकल के आया 5, ये जो डिटरमिनेंट को जब एक्सपांड किए ये निकल जाएगा दिस इज इक्वल टू 0। और बेटे सब एक साथ में लेने के बाद x इज इक्वल टू क्या है बेटे, -4, x इज इक्वल टू क्या आ गया, -4। दोबारा बोलता हूँ बेटे, 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आना चाहिए, है ना। तो डिटरमिनेंट क्या है बेटे, x1 x2 x3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 y1 y2 y3 1 1 1, ये डिटरमिनेंट 0 आना चाहिए। हाँ, तो अब क्या करोगे बेटे, नेक्स्ट स्टेप में इसको एक्सपांड करोगे, कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम के अलावा पर एक्सपांड कर सकते हो। तो इसको एक्सपांड करके 0 के साथ इक्वेट करना है बस, करके ऐसा आएगा, इक्वेशन सॉल्व करने से x का वैल्यू मिल जाएगा। तो x का वैल्यू -4 होने से ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। मेरा बात समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। एग्जाम्पल 18 ऑफ एनसीईआरटी, जो कि थोड़ा सा उससे हटके मतलब थोड़ा सा उससे अच्छा सवाल है ना, अच्छा सवाल है। देखो बेटे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल भी है। तो बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट क्या है बेटा, 1 3 0 0, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है। ये दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उस लाइन का इक्वेशन निकालो, एंड यूजिंग व्हाट, यूजिंग डिटरमिनेंट। 11th वाला फॉर्मूला नहीं, 11th में 2 पॉइंट फॉर्मूला आपको याद है किसी को? 2 पॉइंट फॉर्मूला, अगर 2 पॉइंट हमें पता हो तो लाइन के ऊपर अगर कोई भी 2 पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो लाइन के इक्वेशन का फॉर्मूला पता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। Yes, sir. याद है ना, फॉर्मूला पढ़े थे 2 पॉइंट फॉर्मूला। Yes, sir. हाँ, तो Yes. ऐसे 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा के भी हम ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। लेकिन इधर 12th में उसने बोला है ऐसे ना करो, डिटरमिनेंट लगाया करो। क्या करो, डिटरमिनेंट लगा के करो, ठीक है ना। ओके, ठीक है, ओके। अच्छा, तो बेटे पहले तो लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है ना। लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता है। बेटे 2 पॉइंट को ज्वाइन करके कितने लाइन बनते हैं बेटे, कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हुए कितने लाइन बनते हैं बेटे, एक ही लाइन बनता है बेटा, एक ही लाइन बनता है, वन ओनली वन लाइन। मैं अगर आपको XY प्लेन में 2 पॉइंट दे दूं और बोलूं कि वो 2 पॉइंट को पास करता हुआ कितने लाइन बना सकते हो, बेटे एक ही लाइन बनेगा, एक ही लाइन बस, ठीक है ना। अच्छा, तो तो उस लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है। तो उसके पहले उस मतलब वो निकालने से पहले हम एक चीज याद करते हैं, ठीक है ना, याद करते हैं बेटे। होता क्या है, एक लाइन का इक्वेशन होता क्या है, मतलब एक लाइन का इक्वेशन सपोज दे रखा है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सपोज ये एक लाइन का इक्वेशन है, क्या इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन लाइन का इक्वेशन। फर्स्ट में पढ़ाया था बेटे, याद होगा कि लाइन के ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट XY लेते हैं, कोई भी रैंडम पॉइंट अगर XY लाइन के ऊपर लेते हैं, तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन, दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। लेट मी टेल यू वंस अगेन, ये लाइन है, मैं इसके ऊपर कोई भी रैंडम पॉइंट मानो XY लेता हूं, तो गारंटीड 2x प्लस 3y प्लस 5 विल बी इक्वल टू 0, इसीलिए ये इस लाइन का इक्वेशन। तो ये पॉइंट कोई भी पॉइंट हो सकता है, मानो इस लाइन के ऊपर और एक पॉइंट ले जाओ x1 y1, तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में भी यही रिलेशनशिप होगा। और एक पॉइंट ले जाओ x2 y2, उसके भी दोनों मतलब x2 y2 के बीच में भी वही रिलेशन होगा, मतलब 2x2 प्लस 3y2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। x1 y1 के बीच में भी यही रिलेशनशिप होगा, 2x1 प्लस 3y1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब सीधा साधा मतलब है, लाइन का इक्वेशन का मतलब क्या होता है ना, लाइन के ऊपर इनफैक्ट कोई भी कर्व, खाली लाइन नहीं, कोई भी कर्व का जो इक्वेशन होता है उसका मतलब क्या होता है,
कि वो कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर रैंडम पॉइंट अगर हम उठाए तो उसका दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन है ना, कॉमन रिलेशन, ऐसा रिलेशनशिप जो कि उस लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के बीच में वही रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। याद आया? अभी याद आया? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, sir. ओके, तो ये भी तो याद आ रहा होगा 11th में हम लाइन का इक्वेशन कैसे निकाल रहे थे, ये भी तो याद आ रहा होगा। मतलब जो जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से निकाल रहे थे, वो मेथड से निकालते वक्त फंडामेंटल चीज हम क्या कर रहे थे बार बार। मुझे सपोज एक लाइन का इक्वेशन निकालना होता है, आई वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन या फिर इक्वेशन ऑफ एनी कर्व फॉर दैट मैटर। तो मैं क्या करता हूँ, उस लाइन के ऊपर कोई भी एक आर्बिट्रेरी या फिर रैंडम या फिर उसको जनरल भी बोलाते हैं, क्या बोलते हैं, जनरल, कोई भी एक जनरल पॉइंट ले जाता हूँ एक्स कमा वाई, लाइन के ऊपर कोई भी एक जनरल पॉइंट ले जाता हूँ एक्स कमा वाई। अभी ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, इसमें जनरल पॉइंट बोल रहा हूँ, ये पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, तो ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। मतलब लाइन के ऊपर देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन द लाइन, ये इनफाइनाइट पॉइंट में से कोई भी पॉइंट एक्स कमा वाई हो सकता है। और मैं क्या करता हूँ बेटे, एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन निकालता हूँ। क्या करता हूँ, एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन निकालता हूँ, और वही रिलेशन क्या होगा बेटे, उस लाइन का इक्वेशन। अरे है कि नहीं, वही रिलेशन क्या होगा, उस लाइन का इक्वेशन। क्योंकि एक्स वाई क्या है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट थोड़ी ना है, एक्स वाई क्या है, लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट हो सकते हैं ना, कोई भी पॉइंट हो सकते हैं। तो मैं अगर ये एक्स वाई के बीच में रिलेशन निकाल दिया तो क्या मतलब हुआ कि लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के बीच में हमें रिलेशनशिप निकाल दी है ना, कॉमन रिलेशनशिप, एंड दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। याद आया मैंने बोला, मुझे याद आया मैंने बोला? यस सर। अच्छा, Yes, sir. तो वही करते हैं। तो बेटा देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। उसने बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग ए बी। अच्छा, ए का कोऑर्डिनेट है 1 3, बी का कोऑर्डिनेट है 0 0। तो वही करते हैं जो अभी बोल रहा था कि एक एक जनरल पॉइंट लेते हैं उस लाइन के ऊपर। लेट पी एक्स कमा वाई इज ए जनरल पॉइंट ऑन द लाइन ए बी, है ना। ए बी लाइन कैसा देते हैं बेटे, ऐसे दोनों तरफ देते हैं। मानो ए बी लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट ले जाते हैं एक्स कमा वाई। अब ये पॉइंट ए बी लाइन के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, उसका जनरल पॉइंट है ना। अच्छा, अगर ये पॉइंट पी लाइन के ऊपर है तो पॉइंट पी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये तीनों कोलिनियर होंगे कि नहीं होंगे? तीनों कोलिनियर होंगे कि नहीं होंगे, यस बताओ? सर। यस सर। हाँ, क्योंकि हमारा लाइन तो इन्हीं दोनों को ज्वाइन करता हुआ लाइन है और ये उसी लाइन के ऊपर है, तो तीनों कोलिनियर होंगे। अच्छा, तीनों अगर कोलिनियर है तो ये डिटर्मिनेंट भी 0 होगा, ये वाला डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। कहाँ गया वो, कहाँ गया, कहाँ गया वो, यहाँ गया, यहाँ, ये डिटर्मिनेंट भी 0 होगा, है ना, ये डिटर्मिनेंट 0 होगा। अच्छा, इसका मतलब ये तीनों अगर कोलिनियर है तो एक ये डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। डिटर्मिनेंट क्या है बेटे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, मतलब x1 0 x1 0 y3 0 y3 0 1 1, ये डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए ना। चलो, दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 बिकॉज दे आर कोलिनियर। चलो करते हैं इसको, बट इसको एक्सपांड करते हैं। मैं फर्स्ट रो के अलग पर एक्सपांड किया, प्लस माइनस प्लस एक्स इंटू उसका रो कॉलम डिलीट किया, यू माइनस यू देख रहे हो, माइनस वाई इंटू उसका रो कॉलम डिलीट किया, यू माइनस यू देख रहे हो, प्लस 1 इंटू उसका रो Yes, कॉलम sir. डिलीट किया, यू माइनस यू देख रहे हो, इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो इसको करने से क्या होगा बेटा, देखो ये 3 माइनस 0 3, 3 इंटू एक्स कितना होगा 3x, 1 माइनस 0 1, माइनस वाई इंटू 1 कितना होगा माइनस वाई, और ये नंबर तो 0 है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू 3x। मतलब क्या है बेटे, इससे y इज इक्वल टू 3x, देख रहे हो कि नहीं। तो x एंड y के बीच में मुझे एक रिलेशन मिल गया भाई, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। अरे मिला कि नहीं मिला? यस सर। Yes, sir. वेरी Yes, sir. वेरी गुड। तो बेटे देखो, ध्यान दो, मैं ए बी लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट लेता हूँ एक्स कमा वाई, कोई भी पॉइंट हो सकता है लाइन के ऊपर, और मैं इस दोनों पॉइंट, दोनों कोऑर्डिनेट एक्स वाई जनरल पॉइंट का जो दोनों कोऑर्डिनेट उनके बीच में रिलेशन निकालूंगा। दैट रिलेशन इज कॉल्ड व्हाट, द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। सिंपल सा बात। ओके, वेरी गुड। जैसे कि
अगर एक पाराबोला है, अगर एक पाराबोला है ना, पाराबोला राइट हैंडेड पाराबोला विद वर्टेक्स एट ऑरिजिन, उसका इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो अगर वो पाराबोला के ऊपर कोई भी हम जनरल पॉइंट x कमा y लेते हैं तो x एंड y के बीच में रिलेशन क्या है बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना, ठीक है। अच्छा तो ऐसे आप निकाल सकते हो, अभी 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 आप कोई भी क्वेश्चन तो कर सकते हो, इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा Yes, sir. स्टार्ट कैसे करोगे, लेट p x कमा y बी ए जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, देयरफॉर दीस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो फॉर्मूला लगाओगे, डिटरमिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, दिस डिटरमिनेंट हैज टू बी इक्वल टू 0। तो इसको एक्सपैंड किए, एक्सपैंड करने से आपको मिला y इज इक्वल टू 3x। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर लाइन। अच्छा फिर सवाल में पूछा है कि फाइंड के का वैल्यू निकालो इफ दिस पॉइंट d k, 0 is a point such that area of the triangle ABD is 3 square unit। एक पॉइंट D है जिसका कोऑर्डिनेट्स है k, 0, इसका कोऑर्डिनेट्स है k, 0। तो आपको एक k का वैल्यू निकालना है such that area of the triangle ABD is equal to 3। ABD ये इसका एरिया इज इक्वल टू 3, ठीक है ना, और आपको k का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट निकालते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अच्छा पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये जो 3 पॉइंट है, ये जो 3 पॉइंट है 1 3 0 0 k 0, इनको लेके अगर हम ट्रायंगल के एरिया निकालें, इनको लेके जो ट्रायंगल बनेगा उसका अगर एरिया निकाले, तो एरिया निकालने के लिए प्रोसीजर क्या है, वो प्रोसीजर के हिसाब से आते हैं। प्रोसीजर क्या है बेटा, पहले तो डिटरमिनेंट निकालेंगे व्हिच इज इक्वल टू हाफ इनटू, अरे याद आ रहा है ना, हाफ इनटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 Yes, sir. 1 1 1। तो इसको पहले निकालेंगे, क्या आया बेटे 3k प्लस 2, क्या आया 3k प्लस 2। अबे देखो ना, देखो मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, x1 x2 x3 है ना, 1 0 k, y1 y2 y3 3 0 0, फिर 1 1 1, वही लिखा हूँ इधर, देख रहे हो कि नहीं, वही लिखा हूँ इधर 1 0 k 3 0 0 1, और बाहर हाफ। तो इसको कैलकुलेट किया, एक्सपांड किया करके क्या आया 3k/2। लेकिन एरिया क्या होता है बेटे, एरिया थोड़ी ना ये डिटरमिनेंट होता है, एरिया क्या होता है, ये डिटरमिनेंट का एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉडुलस। तो एरिया होगा क्या हमारा 3k/2 का मॉडुलस, क्या होगा 3k/2 का मॉडुलस, जो कि इज इक्वल टू 3 हमें गिवन है क्वेश्चन में। अरे दे रखा है कि नहीं क्वेश्चन में, एरिया ऑफ एबीडी इज इक्वल टू 3 स्क्वायर Yes, sir. इज इक्वल टू 3। यस सर। अच्छा बेटे ये फर्स्ट में पढ़ाया था, ध्यान रखो बेटे, अगर एक्स वाई दो नंबर है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन का मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स का मॉडुलस इनटू वाई का मॉडुलस, एक्स डिवाइडेड बाई वाई का मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स का मॉडुलस डिवाइडेड बाई वाई का मॉडुलस। बट एक्स प्लस वाई का मॉडुलस इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू एक्स का मॉडुलस प्लस, ये नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में होता है, याद है ना। हाँ तो भाई देखो 3k/2 का मॉडुलस मतलब 3/2 का मॉडुलस तो बाहर आ जाएगा 3/2 होके, और k का मॉडुलस बस रह जाएगा ना। तो ये सिंपली क्या हो जाता है, ये सिंपली क्या हो जाता है 3/2 इंटू k का मॉडुलस इज इक्वल टू 3। मेरा बात समझ रहे हो, 3/2 का मॉडुलस 3/2 बाहर आ जाएगा। अच्छा बेटे ये 3 3 कट जाएगा तो मॉड ऑफ k क्या आ जाएगा बेटे 2 आ जाएगा, मॉड ऑफ k क्या आ जाएगा 2, मॉड ऑफ k इज इक्वल टू 2। अच्छा k का मॉडुलस अगर 2 आता है तो k क्या क्या हो सकता है, प्लस और माइनस 2, क्योंकि 2 का मॉड Plus or भी, minus. क्योंकि 2 का मॉड भी 2 होता है, -2 का मॉड भी 2 होता है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इफ मॉड x इज इक्वल टू k देन x इज इक्वल टू व्हाट, प्लस और माइनस k। अरे समझ में आया ना। तो Yes. तो उसने आपको k का वैल्यू पूछा था और k का वैल्यू मिल गया प्लस और माइनस 2। ओके ठीक, टाइम भी हो गया हमारा, क्लास भी ओवर हो गया, गाली का कोटा भी फुल मतलब फिल हो गया है ना, मतलब जितना गाली भी था मतलब पूरा बैलेंस में गाली दिया हुआ, मतलब पूरा पीडीएफ भी खत्म हुआ और गाली भी मतलब इतना दिया था कि मतलब 1 मिनट भी ज्यादा नहीं हुआ है कि नहीं है। यस सर पूरा सर टाइम पूरा टेबल पूरा टाइम टेबल हाँ पूरा टाइम के हिसाब से गाली गया। तो चलो ओके चलो, असाइनमेंट है कंप्लीट एक्सरसाइज 4.3। एक भी सवाल मैं आपके सामने नहीं करने वाला क्योंकि जितना एग्जाम्पल किया उसी एग्जाम्पल के तरह से ही एक्सरसाइज 4.3 होगा। पूरा असाइनमेंट करोगे, कल आगे चलेंगे, ठीक है। यस सर। ओके थैंक यू गाइस।
लिबना? Yes. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, Welcome. sir. Welcome.